हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10, जो कि आज इस वीडियो का आखिरी यानी आज इस क्लास का आखिरी चैप्टर है, हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 9 चैप्टर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और सभी चैप्टर्स का MCQ जो है वो हमने अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड करा दिया है, तो जो लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं अपना PDF को प्रिंट आउट कराना चाहे तो करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। हम यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलती शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी और 1761 तक जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। तो ये 2 पॉइंट्स तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगज़ेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। तो वैसे भी आप जानते हैं, क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि औरंगज़ेब के समय में मुगल साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि इसका ज़्यादातर जो समय हुआ वो लड़ाई करते ही बीता था। इस वजह से ये ज़्यादा मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका था। चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम छोटे से पॉइंट और देख सकते हैं कि इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वहाँ बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से लेकर के 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया था। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ वो कह सकते हैं कि 5वां इनका युद्ध था। चलिए इसके बाद हम देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जानकारी आपको देखने को मिलेगा। नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया उसके संदर्भ में कि 60 लाख रुपए, कई हज़ार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवारात और अन्य चीज़ें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि उनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। जैसे तख्ते ताउस जानते हैं, तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, और तख्ते ताउस की स्थापना किसने करा था, तो शाहजहाँ ने करवाया था। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह, क्योंकि इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए हम मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। जैसे पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक की बात करें तो जैसे कि अवध के संस्थापक शहादत खां के रूप में हम लोग जानते हैं, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, और साथ ही साथ हैदराबाद के जो यहाँ पे संस्थापक आप देख रहे हैं वो आसफ जहाँ, ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। हैदराबाद, देखिए हैदराबाद के जो संस्थापक के रूप में हम जानते हैं निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, जैसे कि ऊपर में आसफ जाह लिखा था तो कंफ्यूज नहीं होना है, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। चलिए इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जो चीज़ें आपको जानना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको और भी अच्छी तरीके से पढ़ना है बारीकी से तो आप खुद से एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। अवध, बुरहानुल मुल्क शहादत खां मतलब अवध के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बुरहानुल मुल्क शहादत खां ने 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रांत था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी मार्ग से हुआ करता था, होकर के गुजरता था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बंगाल के संदर्भ में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां
बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल में राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी जानकारी के लिए आपको याद रखना है, समझना है। बाकी क्वेश्चंस के रिकॉर्डिंग देखा जाए तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ करा रहा हूँ, तो बस ध्यान से वीडियो को सुनिए। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का राजत्व जो कि स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत था जिसने मुगलों सत्ता को चुनौती दी थी। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ जाता है कि किसने मुगलों का विरोध किया था, मुगलों का सहयोग नहीं किया, तो वो मेवाड़ था। मेवाड़ ध्यान रखना है। ठीक है, राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। इसके साथ में और भी कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसने 1722 में आगरा की सूबेदारी दी थी। 1740 के दशक तक राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया था। और इसमें जंतर मंतर के बारे में आपको पता ही है, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, जंतर मंतर की बात करें तो जो सवाई राजा जयसिंह है, इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 अलग अलग प्रकार के मतलब कि जंतर मंतर का इन्होंने निर्माण कराया हुआ था। तो इतना कुछ क्लियर यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में, ये आपको याद रखना। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सेना के खिलाफ विद्रोह किए थे। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़ करके अपने शासक को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच क्षेत्र में उन्हें अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी यहाँ पे 4 हमने डेट देखा, इनको याद रखिए। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ठीक है, दल खालसा कहलाते थे। इन दिनों दल खालसा वैसाखी और दीपावली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे, जिन्हें गुरुमत्ता के नाम से जानते थे, यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। यहाँ पे एक जो कि पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे कि राखी व्यवस्था किसने स्थापित किया था? सिखों ने राखी व्यवस्था को स्थापित किया था, जिसके अंतर्गत क्या होता था आप यहाँ पे देखेंगे, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में वसूला जाता था। तो क्वेश्चन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि राखी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था, स्थापित किया था? तो सिखों ने स्थापित किया था। और उपज का कितना प्रतिशत कर के रूप में लेते थे? 20% लिया करते थे। ठीक है, 20%। चलिए यहाँ पे देखिए शिवाजी के बारे में एक चीज़ लिखा गया और शिवाजी के बारे में यहाँ पर है, महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो लाहौर को राजधानी 1799 में इन्होंने बनाया था। ये सभी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिए। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देशक में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। और पुणे जो कि मराठा का राज्य की राजधानी हुआ करती थी, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ये सब चीज़ आपको पता ही है। यहाँ पे है कि वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गोरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी इनके द्वारा लगाया जाने वाला 2 प्रकार का कर था। तो ये सब ऑलरेडी आपको पॉइंट्स पता है। देखिए चौथ और सरदेशमुखी यहाँ पे लिखा गया, जो कि थोड़ा सा धुंधला है, जिस वजह से आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पास बुक है तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे कि 1737 में दिल्ली पर धावा बोला गया था मराठों के द्वारा पहले, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जैसे जाट। तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं से 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता जो कि चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका जो प्रभुत्व था दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था।
तो ये इंपॉर्टेंट है। और जाटों की जो शक्ति थी सूरजमल के समय में प्रकाष्ठा पर पहुंची थी, ये याद रखिएगा, सूरजमल, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया था। ठीक है, सूरजमल ने ही एक किला को बनाया था, यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए थे, उनमें से भरतपुर का प्रसिद्ध जो लोहारगढ़ का किला है वो इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्यों में से एक उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल करके उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी, इसी किले में उन्होंने शरण लिया था। चलिए, बस आज के इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। ये देखिए, चैप्टर हम लोग का ख़त्म हुआ। इसका MCQ हम हमेशा की तरह अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड करा देंगे। जो लोग को जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। बेहद ही कम कीमत पे हमारे जो कि सारी स्टडी मटेरियल्स मिल रही है आपको 199 के साथ। अब आपको बताओ कि इससे कम ही में क्या ही आप लोगे। ठीक है, इससे कम तो आपको फिर छोड़ो। तो जिनको जुड़ना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके आप अपनी पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है आपके एग्जाम्स के रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम 3 से 4 डेज़ का हम डिले लेना चाहते हैं क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना, जिस वजह से हम 4 से 5 दिन का गैपिंग रहेगा आपका। तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी 4 से 5 दिन कोई वीडियो नहीं आएगा। कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियोज़ को शेड्यूल कर दें, तो जिस वजह से आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।